रत्नपुर शाखा के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 1165 ईस्वी के मिले हैं, जिनकी संख्या अब तक 13 है। कलचुरी कालीन दक्षिण कोसल के राजनीतिक इतिहास में इस शासक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने संग्रह गढ़ एवं मंचका सिहावा कांदा डोंगर काकरण एवं पर विजय प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त चक्रकोट वर्तमान चित्रकूट बस्तर जिला को जीतकर गंग राजाओं की हरा दिया था। इसने अपने पूर्व दो राजाओं के समान स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन किया था। इसके रजत सिक्के बहुत छोटे ही आकार के होते थे। जनहितकारी कार्यगत मंदिर निर्माण, तालाब निर्माण, बाग निर्माण का कार्य भी इस शासक के शासनकाल में प्रच्छन्न रूप से हुए। जाजलयदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय के 3 पुत्र हुए। जाजलयदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी जाजलयदेव द्वितीय हुआ। जाजलयदेव द्वितीय का कनिष्ठ होते ही राजगद्दी पर बैठ गया। विचारणीय है कि रत्नदेव तृतीय के खड़ोस शिलालेख से विदित होता है कि जाजलयदेव पूर्वी देशों के युद्धरत था, जिसने जाजलयदेव द्वितीय अधिक प्राणी नहीं थे। अंततः उसने पूर्वी गंगों से लड़ने का महत्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा गया। जाजलयदेव के राज्यकाल 1165 से 1168 ईस्वी के 3 अभिलेख अमोदा, मल्लार तथा श्रीनारायण से प्राप्त हुए हैं। उसका राज्य अल्पकालीन और समस्याओं से पूर्ण था। उसने शासन काल की त्रिपुरी के कलचुरी राजा जय सिंह के आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रतनपुर की छोटी शाखा का उदाहरण देव जी ने जान से लड़कर जय सिंह देव को पराजित किया। जाजलयदेव द्वितीय के राज्य काल में अनेक देवालय बनवाए गए एवं तालाब खुदवाए गए। जगदेव जाजलयदेव द्वितीय के अंतिम दिनों में कुछ संकट स्थापित हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि खड़ोस शिलालेख के अनुसार जब जाजलयदेव द्वितीय स्वर्गवासी हुआ तो चारों ओर अंधेरा छा गया, अव्यवस्था फैल गई। इस परिस्थिति को संभालने के लिए जाजलयदेव द्वितीय का बड़ा भाई पूर्व देशों से शीघ्र आया और उसने शांति और सुराज्य की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक 1168 से 1178 ईस्वी तक राज किया होगा। रत्नदेव तृतीय जगदेव की रानी सोमल्ला देवी का बेटा रत्नदेव तृतीय ने नाम से रत्नपुर की गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल में भी कुछ कारणों में अव्यवस्था बनी रही। उसने शांतिपूर्ण काल में गंगा नमर नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया, जिसने राज्य की वैभव एवं शांति की पुनः स्थापना की। गंगाधर ने खरोद स्थित लंकेश्वर मंदिर सभा मंडप का जीर्णोद्धार करवाया और अनेक देवालय बनवाए। उसने उनमें से रतनपुर के समीप एक टोकरी पर एक वीरा देवी का मंदिर बनाया, जो आज अच्छी स्थिति में है। रत्नदेव तृतीय के बाद कौन सा शासक बना, यह कहना कठिन है। के एम मुंशी के अनुसार रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र पृथ्वीदेव तृतीय और प्रताप मल्ल शासक बना, जबकि डॉक्टर मिरासी के अनुसार रत्नदेव तृतीय के बाद प्रताप मल्ल 1198 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। प्रताप मल्ल के 2 ताम्रपत्र बिलईगढ़ तथा 12 ताम्रपत्र सिक्के बालपुर बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। बिलईगढ़ ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि रत्नदेव तृतीय का पुत्र प्रताप मल्ल उसका उत्तराधिकारी हुआ एवं पेंड्राबंद ताम्रपत्र लेख में विदित होता है। प्रताप मल्ल ने युवावस्था में ही राज्यभार ग्रहण किया। संभवतः रत्नदेव तृतीय की मृत्यु हो गई होगी अथवा वह काफी वृद्ध हो गया होगा। प्रताप मल्ल की राज्य अवधि 1200 से
1225 ईस्वी मानी जा सकती है। प्रताप मल्ल के बाद कलचुरी इतिहास में संबंधित लगभग 300 वर्षों का काल अंधकार में एवं 15वीं शताब्दी के अंत में महेंद्र नामक राजा के राज्य करने की सूचना मिलती है। इसी इतिहास के संबंध में हिमाद्री के खंड वत्रखंड के किसी जाजलिया नामक नरेश का नमो लेख आया है। संभवतः वह प्रताप मल्ल का उत्तराधिकारी था। बहारेंद्र ने उत्कीर्ण लेख रतनपुर के कोसगई से प्राप्त हुआ है, जिसमें विक्रम संवत 1552 ईस्वी से 1494 से 1495, विक्रम संवत 1570 से 1523 का उल्लेख है। कोसगई के शिलालेख से बताया गया है कि राजा महेंद्र ने पठानों को खदेड़ कर सोन नदी तक भगा दिया। इस लेख से यह ज्ञात होता है कि उसने अपनी राजधानी रतनपुर से हटाकर कोसांग वर्तमान में कोसगई के किले में स्थापित की थी। बहारेंद्र के मंत्री का नाम माधव था। उसके बाद के कलचुरियों के कोई उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते हैं, किंतु यह निश्चित है कि वंश 1740 ईस्वी तक रतनपुर में राज करता रहा। बारहेंद्र तथा उसके पूर्वजों के संबंध में कोसगई एवं रतनपुर से प्राप्त बारहेंद्र की तथा रायपुर और खल्लारी से प्राप्त ब्रह्मदेव के शिलालेखों में कलचुरियों के अंतिम चरण के इतिहास का पता चलता है। इन शिलालेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि रतनपुर के कलचुरी शासक सिंहण एवं सिंहण का बेटा रणधीर था। उसने बेटा रामचंद्र था। रामचंद्र के बेटे रत्नसेन का रानी गुंडई ने बाहेंद्र का जन्म हुआ। अभिलेख में बाहर के पूर्वजों की उपलब्धि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार बहरसाय के 12वें उत्तराधिकारी थे। यह भूभाग रत्नपुर को नागपुर के भोसलों के सरदार भास्कर पंत द्वारा सन 1740 से 1741 ईस्वी में जीत लिया गया और इस प्रकार रत्नपुर के कलचुरी वंश की समाप्ति हुई। इस काल में सारे छत्तीसगढ़ में एक समान राजनीतिक पद्धति लागू हुई। उसके पहले कभी अभी ऐसा एकरूपता प्राप्त नहीं हो सकी। दूरस्थ पड़ोसी देश कलचुरियों की अधीन को अस्वीकार करते थे। रतनपुर का अंतिम कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह वृद्ध हो चुका था। पुत्र शोक में वह व्याकुल था। अंततः रानियों ने किले में सफेद ध्वजा दिखाकर मराठा सेना से युद्ध न करने की उचित समझा और इस प्रकार बिना युद्ध प्रतिरोध में रतनपुर राज्य नागपुर के भोसला शासक अर्थात मराठों के अधीन में आ गया। शताब्दियों में चली आ रही कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एकाएक बिखर गई। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदार यदि समय पर संगठित होकर रतनपुर के राजा को सहयोग देते तो संभवतः मराठे सफल नहीं होते। मराठों ने अब परिस्थितियों का लाभ उठा, अन्यथा उनका इरादा उड़ीसा की ओर वसूल के लिए जाने हेतु मार्ग के रूप में छत्तीसगढ़ प्रारंभिक उपयोग था। छत्तीसगढ़ विजय में मराठों के हाथ धान का कटोरा चला गया। वनोपज एवं खनिज का दोहन भी उन्होंने किया। बाद में ब्रिटिश राज में शामिल होने के जहां मैनचेस्टर के मिल एवं समृद्ध हुए एवं छत्तीसगढ़ में धान से जो उन्होंने मराठों के मध्य से प्राप्त किया, उनकी आर्थिक उन्नति में कालांतर के सहायक रही।